मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम पढ़ेंगे परिवर्तन की दर पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसमें क्षेत्रफल के में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, यहाँ तक कि गुब्बारे यानी कि गोले का आयतन भी पढ़ेंगे, सीढ़ी वाला सवाल भी है और आपका इसमें जो है वेग में परिवर्तन और त्वरण में परिवर्तन की दर भी है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे, यानी 10 सवालों का इसमें जो है हमने कॉम्बो लिया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल है हमारा कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के यानी आर के सापेक्ष ज्ञात करनी है। ठीक है, आर के सापेक्ष यानी जिसके सापेक्ष करते हैं वो बटे में आता है। एक्स के सापेक्ष अपकलन करते हैं, जैसे मैं लिखा देता हूँ आपके लिए, वाई दिया हुआ है, इसका अगर एक्स के सापेक्ष अपकलन होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस वाई का आर के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी आर हो जाएगा। अगर वाई का हम टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आर के सापेक्ष अपकलन करो तो हम आर के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी आर हो जाएगा। यदि आर के सापेक्ष ना लिया जाए, केवल दर लिख दी जाएगी। अगर केवल दर लिख दी जाए उसके लिए हम केवल टी के सापेक्ष अपकलन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। बाकी जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसके सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो उसने कहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वो भी आर के सापेक्ष, तो हमें ज्ञात करना है डी ए अपॉन डी आर, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, वो भी आर के सापेक्ष। ठीक, आगे दिया हुआ त्रिज्या यानी आर का जो मान दिया है वो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है यानी सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम ए से नेट करते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हमें किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष अपकलन करना है। तो या तो लिख दीजिए आर के सापेक्ष अपकलन करने पर, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ देखो ए का अपकलन होगा डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई ऐसे ही रहेगा, अचर पद है, गुणे में है। आर स्क्वायर का अपकलन कितना होगा? 2r। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर का अपकलन एक्स के सापेक्ष करें तो क्या आ जाता है हमारे पास में? 2x। इसी प्रकार अगर हम आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो कितना आएगा? 2r आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास आर का मान है कितना है? 7। यहाँ आर का मान 7 लगा दीजिए। डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई 2 और इस आर का मान है कितना? 7। तो यहाँ गुणा कर लेंगे और शुरू में लिख देंगे डी ए अपॉन डी आर बराबर 7 दूनी 14 पाई। अब मात्रक कैसे लिखेंगे? ऊपर है ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में यानी वर्ग में, तो ऊपर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे यानी प्रति। नीचे है त्रिज्या आर, आर का मात्रक क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, तो नीचे लिख देंगे हम सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन काटेंगे नहीं, सेंटीमीटर से कहीं एक घात काट दीजिए, वो नहीं काटेंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सरल सवाल था, मैंने कहा एक आध सवाल सरल हो जाए शुरू में और धीरे धीरे करके आपको कठिन भी मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है, क्या लिखा हुआ है? एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है? बढ़ती है। ठीक है, याद रखना सेकेंड यहाँ पर आ गया, यदि टी त्रिज्या यानी समय के सापेक्ष इसका अपकलन हो रहा है। ठीक, घन के आयतन में वृद्धि दर ज्ञात करनी है। ठीक है, आयतन में वृद्धि दर ज्ञात करनी है, जबकि घन की भुजा कितनी है आपके पास में? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब घन की भुजा माननी है हमारे लिए, भाई क्या माने? टी माने या एक्स माने, कुछ भी माने, तो हम क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। माना घन की भुजा हमने मानी है एक्स, और एक्स का जो मान भी दिया है वो कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर हमने लिख भी दिया। ठीक, अब क्या है देखिए, भुजा की दर इतनी दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है का मतलब बढ़ती है प्लस में, तो क्या है? एक्स है, तो इसका जो टी के सापेक्ष अपकलन होगा डी एक्स अपॉन डी टी। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारे लिए दे रखा है, यहाँ लिख देंगे दिया है। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो गिवन,
ये भी लिख सकते हैं। अब सिद्ध क्या करवा ज्ञात क्या करवा रहा है, घन का आयतन। आयतन होता है dv, यानी v आयतन होता है, तो dv अपॉन t के सापेक्ष अपलन dt ज्ञात करवा रहा है, यानी ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब घन है, घन का आयतन का फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए घन का आयतन, घन का आयतन आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। ठीक, आयतन को किससे नोट करा हमने, v से, और भुजा को किससे नोट करा है हमने, किससे माना है, x, तो यहाँ पर हो गया x की घात 3। ठीक, अब यहाँ देखिए t के सापेक्ष अवकलन करना है, पहले घात का होगा फिर x का होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अवकलन करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ v का क्या होगा अवकलन, वो होगा dv अपॉन dt। जैसे y का अवकलन t के सापेक्ष क्या होता है, dy अपॉन dx, वैसे v का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, dv अपॉन dt। बराबर में x की घात 3 का अवकलन क्या करेंगे, पहले 3 तो शुरू में आएगा, एक घात कम हो जाएगी तो 2 हो गई, और फिर किसका होगा, x का होगा, x का क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष dx अपॉन dt। कैसे देखिए, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं y की घात 3 का, तो क्या करते हैं, पहले घात शुरू में आती है 3, y की घात हो जाती है 2, और फिर y का होता है dy अपॉन dx। ठीक है, पहले घात 3 का करेंगे फिर y का करते हैं। इसी प्रकार अगर हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसका, किसका, x की घात 3 का, तो 3 घात शुरू में आएगी, स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर हो गया ये आपका। ठीक, अब यहाँ पर जो मान दिए गए वो मान लगा दीजिए, dv अपॉन dt बराबर 3 ऐसे ही रहेगा। x का जो मान दिया है वो कितना है, x का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए गुणे में dx अपॉन dt का मान, dx अपॉन dt का मान भी कितना है, वो भी 4 है, लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए dv अपॉन dt बराबर, देखिए 4 तियाँ इसकी गुणा कर दी, 4 तियाँ 12, और यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 चौक 16, dv अपॉन dt। हमारे पास इन दोनों की गुणा कर दीजिए, तो यही गुणा करते 16 दूनी 32, कितना हासिल आया 3, और 16 एकम 16, और 16 और 3 कितने हो गए आपके 19, यानी 192। मात्रा क्या हो गया, देखिए v मतलब आयतन, आयतन का मात्रा होता है घन में, तो यहाँ दिया है सेंटीमीटर, तो आयतन का मात्रा हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3, और बटे में क्या देखिए t का मात्रा कितना है, सेकेंड, तो सेंटीमीटर की घात 3 बटे में आ जाएगा सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर आ गया ये आपका। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब क्या दिया है, देखिए एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी ये शांत झील है, उसमें पत्थर मारेंगे तो आपने देखा होगा ऐसा गोला तरीके से राउंड बल के उसकी वेव चलती रहती है, यानी वो बनता है किसके रूप में, वृत्त के रूप में। यदि उत्पन्न क्या हो रहा है बेटा, वृत्ताकार तरंगें 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, देखिए 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ती हैं, बढ़ती यानी प्लस में, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि वृत्ताकार तरंगें की त्रिज्या जो है वो है 7 सेंटीमीटर। और याद रखना यहाँ सेकंड दिया है, यानी टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो पहले हम त्रिज्या मान लेते, त्रिज्या r मान लेंगे अपनी तरफ से, तो माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जो है वो r दे रखी है हमारे लिए, कितनी, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या किस हिसाब से बढ़ रही है, ये है आपकी दर, तो त्रिज्या में परिवर्तन दर लिख दिया dr अपॉन dt, ये आ गया dr अपॉन dt। बढ़ रही है कितने, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से।
निकालना क्या है हमारे लिए, निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि दर। तो क्षेत्रफल में होता है डीए, टी के सापेक्ष इसका अपलन करना है डीए अपॉन डी टी, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वही लगेगा यहाँ पर, वृत्ताकार पथ है इसलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इस बार अवकलन जो है वो किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है। तो यहाँ अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ए का अवकलन होगा डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, पहले स्क्वायर का होगा फिर आर का अवकलन होगा। स्क्वायर का जब आएगा तो शुरू में आएगा 2r, यानी 2r हो गया, और फिर r का अवकलन टी के सापेक्ष क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। इतना याद रखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, एक एक स्टेप। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपको उन चीज़ों पे सुधार मिले। ठीक, तो r का मान लगा दिए, डी आर अपॉन डी टी का मान, तो 2 पाई शुरू में कर दिए, 2 पाई, 2 पाई शुरू में आ गया। r का मान यहाँ लगाएंगे, r का मान कितना है हमारे पास, 7 लगा दिया, और यहाँ हो गया डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मान कितना है, 4। आप सबकी हम गुणा कर देंगे, डी ए अपॉन डी टी बराबर 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो गया, 56, और पाई। मात्रक पता ही है, ऊपर है ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में टी का मतलब होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, ये आंसर आ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इससे पहले यदि आपको कोई भी कमी दिखे मेरे वीडियो में तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले जब वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं उस चीज़ को सुधार कर पाऊँ। चौथा सवाल है ये आपका, एक बेलनाकार टंकी में 324 मीटर की घात 3 प्रति घंटा की दर से चावल भरा जा रहा है, यानी चावल वो चीज़ भरी जा रही बेलनाकार बर्तन में। तो ये देखो आयतन में परिवर्तन है, मीटर की घात 3 आयतन में दर है, घंटा यहाँ पे मात्रक देखा है टी का, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो दिया है हमारे लिए वो दिया है dv अपॉन dt, यानी आयतन में परिवर्तन की दर 324 मीटर की घात 3 और प्रति घंटा, ये दिया है इस बात। आगे ठीक है, टंकी में चावल की ऊंचाई की वृद्धि, यानी ऊंचाई, टंकी में चावल की जो ऊंचाई है उसकी वृद्धि दर पूछ रहा है, यानी dh अपॉन dt, ये निकलवा रहा है हमसे। और आगे क्या दिया है, जबकि टंकी में आधार की त्रिज्या, यानी r जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बेलन तो आपने सबने बनाया ही होगा, फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको शेप में बेलन 3D, ये है आपका बेलन। ये बेलन है आपका। बेलन में यहाँ से ये लाइन की खींच दी जाए अगर, तो ये जो आपकी है ये त्रिज्या r है, सबने पढ़ा है, और ये है आपकी ऊंचाई h। ठीक, अगर हम इसमें चावल भरेंगे तो इसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन हो रहा है ये बताया जा रहा है। त्रिज्या r का मान दे रखा है, तो ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला, बेलन का आयतन v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पर आर स्क्वायर भी है एच भी है, तो क्योंकि हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना है, डी वी अपॉन डी टी दे रखा है, तो v और h जो चर पद है, लेकिन आर स्क्वायर क्या होगा, ये अचर पद होगा। यहाँ आर स्क्वायर अचर पद है, अचर पद है, किसकी तरह है, जैसे हमारा पाई है वैसे ही हमारा आर स्क्वायर अचर पद है। तो अवकलन करेंगे हम टी के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। v का हो गया dv अपॉन dt, पाई और आर स्क्वायर दोनों अचर पद हैं, ऐसे लिख दिया जाएगा,
एच का अवकलन क्या होगा, डी एच अपॉन डी टी, जैसे वाई का होता है अगर एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे एच का होगा टी के सापेक्ष डी एच अपॉन डी टी। आप जो जो मान दिया वो लगा दीजिए। डी वी अपॉन डी टी का मान है 324, इसका मान लगाएंगे हम 324 बराबर, पाई का मान नहीं लगाते हैं, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा। आर का मान हमें दे रखा है कितना 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और डी एच अपॉन डी टी तो हमें ज्ञात ही करना है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग 5 25 324 बराबर, ये 5 25 को शुरू में कर दीजिए 25 पाई, और यहाँ है डी एच अपॉन डी टी, ये गुणे में है बटे में ले जाएंगे, अगर उल्टा घुमा देंगे तो डी एच अपॉन डी टी का जो मान आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी एच अपॉन डी टी है बराबर में कितना है 324, उधर ले जाइए 324 ही रहेगा, क्योंकि दोनों को पक्षांतर करते हैं तो कोई निशान नहीं बदलता है, और ये 25 पाई गुणे में है, कायम जाएंगे इसके बटे में चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 25 पाई। ठीक, अब मात्रक पता है आपके लिए, देखो ऊपर क्या है एच, एच का मतलब क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मान सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, और नीचे क्या है टी, टी का मात्रक दिया है घंटा में, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति घंटा। ये हमारा ऊंचाई में परिवर्तन आ गया। ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मीटर ही दिया होगा, क्योंकि त्रिज्या भी मीटर में दे रखी होगी, क्योंकि ये पूरा मीटर है, तो यहाँ भी जो है वो मीटर ही लगाएंगे आप, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, ये काट देंगे आप, तो मीटर प्रति घंटा आएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो याद रखना ये बेलन का जो त्रिज्या होगी वो सेंटीमीटर ना होकर मीटर में होगी। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ है कि एक 13 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, अब ये सीढ़ी वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो हम पहले एक दीवार और सीढ़ी सब बना लेते हैं। ये है एक दीवार, ये है इसका आधार, और ये हमारी एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की लंबाई जो है वो 13 मीटर दे रखी है, और ये दीवार के सारे आधार का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। कर्ण को हम कैसे नोट कर लेते हैं, लिखते हैं कर्ण। ठीक, आगे देखिए, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन से दूर खिंचकाया जा रहा है, मतलब यहाँ लीजिए यहाँ से खिंचकाया जा रहा है, तो ये मान लिया हमने x, आधार हमने अगर x मान लिया, तो परिवर्तन की दर कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी टी, 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी आधार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, यहाँ तक आ गया। आगे क्या कह रहा है, दीवार पर इसकी ऊंचाई घटे, क्योंकि जब हम इसे बढ़ाएंगे आगे की ओर खींचेंगे तो सीढ़ी कहाँ आएगी, नीचे, सीढ़ी इधर से खींचेंगे तो सीढ़ी आएगी नीचे, तो ये मान लिया हमने ऊंचाई h है इसकी। ठीक है, इसका परिवर्तन की दर डी एच अपॉन डी टी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। किस दर से घट रही वो अपने आप माइनस में आ जाएगा, जबकि सीढ़ी का नीचे की दीवार जो है से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 मीटर दे रखी है, ये दिया, ये x का मान है, लेकिन बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, और ये क्या है आपका लंब है, लंब को हम एल से नोट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169, और नीचे 5 का वर्ग कितना होता है 5 25, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 1 का 1, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 मीटर। ठीक, लेकिन अभी हमको ये लगाना नहीं, ये बाद में लगाना है, हमें चाहिए है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें निकालना है लंब, देखो लंब है और ये आधार है, ये कर्ण बाद में लिखेंगे, तो फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर। लंब का मान कितना है h, तो यहाँ h स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है x, 5 में लगाएंगे x का स्क्वायर बराबर में k का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग आ गया। ये आपका अचर पद है, अवकलन 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, चाहे उसका अवकलन करें तब भी शून्य आएगा,
13 के वर्ग का अपकलन करेंगे तब भी शून्य आएगा। एक लाइन छोटी करने के लिए यहीं अपकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो पहले स्क्वायर का होगा फिर एच का होगा। यहाँ x की घात 2 का होगा पहले, फिर x का होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आएगा, देखिए एच स्क्वायर का पहले आएगा 2h, फिर h का होगा dh अपॉन dt प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x का होगा dx अपॉन dt बराबर बराबर में 13 का वर्ग 169, उसका अपकलन करेंगे कितना आएगा 0। हमें dh अपॉन dt का मान चाहिए, तो ये प्लस का उधर जाइए का हो जाएगा माइनस का। तो 2h इंटू dh अपॉन dt बराबर में ये पूरा प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2x इंटू में dx अपॉन dt। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल, आप सभी मान लगा दीजिए। देखो h का मान कितना निकाला हमने 12, तो h की जगह पर लगा दीजिए 12। dh अपॉन dt हमें निकालना है बराबर में माइनस x का मान बताइए कितना है। x का मान हमने निकाला है, दिया है 5, तो 5 लगा दीजिए गुणे में dx अपॉन dt का मान ये भी हमें दे रखा है कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 12 गुणे में ये काम चला जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा। तो dh अपॉन dt बराबर ऊपर आएगा माइनस के 5 गुणे 4, गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 से कट रहा है, ये 12 बटे में आएगा। यहाँ काट दी 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, तो आ गया dh अपॉन dt और बराबर में माइनस 5 एकम 5 और बटे में 3। देखिए घट रहा है, कहाँ था यहाँ पे, देखो घट रही है ऊंचाई, अपने आप क्या आ गया माइनस। जब भी कोई चीज़ घटेगी तो वहाँ माइनस आएगा, जब भी कोई बढ़ेगी तो अपने आप ही प्लस ही आएगा। तो मात्रा क्या है, h का मात्रा अगर मीटर में दिया है तो यहाँ मीटर लिख देंगे, बटे में t यानी सेकेंड का मात्रा कितना, मतलब समय का मात्रा कितना दिया हुआ सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, वो भी कितना आएगा माइनस के 5/3। अब बढ़ते हैं हम छठे सवाल की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, छठे सवाल की। अब देखिए गुब्बारा वाला आ गया। गुब्बारा क्या होता है, जब फुलाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है इस तरह से, तो वो गोले के आकार का माना जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है एक गोला जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है, देखिए की दर से फुलाया जा रहा है। जब फुलाएंगे तो उसका पूरा आयतन बढ़ेगा, तो आयतन में प्रति दर है, तो dv अपॉन dt आयतन की दर जो बढ़ रही है वो है 900 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना परिवर्तन हो रहा है उसमें। ठीक है, फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी त्रिज्या r है तो dr अपॉन dt। त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या करनी है, हमें याद करनी है। आगे क्या दिया हुआ है, जबकि त्रिज्या r का जो मान दिया है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी लिख लीजिए। त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ गुब्बारा किसके आकार का है, गोले के आकार का है, तो यहाँ लिखेंगे गुब्बारे, जिसे हम बोलेंगे गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है उसे लिखते हैं v बराबर 4/3 पाई r की घात 3, ये होता है। इसका आकलन करते हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ये हो गया dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई, पहले घात 3 का अपकलन होगा फिर नीचे r का अपकलन होगा। तो घात 3 शुरू में आएगी 3, एक घात घट जाएगी r स्क्वायर हो जाएगा, नहीं दो घात हो गई, फिर r का अपकलन होगा t के सापेक्ष, तो क्या होगा dr अपॉन dt। ठीक, यहाँ 3 और बटे में 3 से कैंसिल हो गया यानी कट गया। अब हम मान लगा देंगे जो भी मान हमारे लिए दे रखे हैं, तो 4 पाई, ठीक, r का मान देखो r नहीं ये dv अपॉन dt का ही मान दिया हुआ है, तो ये लिख जाइए, ये मान लगाते चलते हैं साथ में।
dv अपॉन dt का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 900। तो यहाँ dv अपॉन dt का मान लगाएंगे 900 बराबर में 4 पाई, r का हमें मान दिया हुआ है कितना 5, तो यहाँ लगा देंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। और dr अपॉन dt का तो मान हमें ज्ञात ही करना है, ये ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ हो गया 900 बराबर 4 पाई, और यहाँ 5 का वर्ग हो गया 25 dr अपॉन dt, ये ऐसे ही रहेगा 900 बराबर 25 चौका कितने होते हैं 100 पाई dr अपॉन dt। अब देखिए 100 से काटेंगे 900, तो 100 नेम 900, 9 आ गया। पाई इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, पाई dr अपॉन dt बराबर में, इसको हमने इधर लिख दिया, ये 9 उधर है, 9 उधर लिख दीजिए, ये पाई गुणे में है बटे में जाएगा, तो dr अपॉन dt बराबर 9 बटे पाई। अब त्रिज्या r का मात्रा कितना है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, और बटे में t समय का मात्रा कितना दिया हुआ सेकेंड, तो सेकेंड लिख देंगे। मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि मैं उसे आगे वाले लेक्चरों में एक्सप्लेन कर सकूं। अब बढ़ते हैं हम 7वें सवाल की ओर। लिखा है किसी आयत, अब आयत आ गया है, ठीक है, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, यानी घटने का मतलब क्या होगा माइनस, लंबाई है, लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तन की दर जो लंबाई घट रही है वो है dx अपॉन dt की दर से घट रही है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, याद रखिएगा, और 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई चीज़ घट रही है, यहाँ घट रही है जिसके कारण हमने यहाँ पे लगाया माइनस। आगे बढ़ते हैं, जबकि चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यानी कि प्लस लगाएंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, तो ये होगी y, हमने मान लिया चौड़ाई को dy अपॉन dt, जो चौड़ाई है प्लस में बढ़ रही है कितनी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रही है, ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, ए कह रहा है परिमाप और बी कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि आयत की लंबाई है 7 और चौड़ाई है 8। तो लंबाई हमने मानी है x, दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई y बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी। अब आपको लग रहा होगा सर लंबाई तो छोटी हो गई, चौड़ाई बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है भाई सवाल में वही हम करेंगे, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले ए वाला है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं और आप ए से भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बराबर क्या होता है आयत का परिमाप, वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है s बराबर 2, लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी x, मान नहीं लगा देंगे, 7 और 8 नहीं लगाएंगे, अब ये अवकलन करना है हमें, लंबाई है x प्लस चौड़ाई है y, क्योंकि हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, मान थोड़ी ज्ञात करना है, परिमाप निकाल दिया, परिमाप की दर निकालनी है, तो इसलिए अवकलन करना पड़ेगा, x का सबकलन और y का यहाँ s का, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, s का हो जाएगा ds अपॉन dt, x का हो जाएगा dx अपॉन dt, y का हो जाएगा dy अपॉन dt, तो यहाँ लिख देते हैं ds अपॉन dt बराबर में 2 तो रहेगा ही रहेगा ये वाला, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt, प्लस में y है तो y का हो जाएगा dy अपॉन dt। अब मान लगा देंगे जो मान हमारे पास है, बराबर भी 2 ds अपॉन dt का मान, dx अपॉन dt का मान है -3, तो यहाँ लगाएंगे -3 प्लस
डी वाई अपॉन डी टी का मान है 4, तो 4 लगा देंगे यहाँ पर। डी एस अपॉन डी टी बराबर 2, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 2 1 कम 2, वही परिमाप है, परिमाप का मात्रा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, यहाँ किस में दिया सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, और बटे में टी का मात्रा क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड दिया हुआ है। तो परिमाप तो हो गया, बढ़ रहा है परिमाप, याद रखना परिमाप क्या हो रहा है बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अब क्षेत्रफल देखते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसे आप आई नो आपने उतार लिया होगा, लेकिन हम इतना परिमाप हटा देते हैं, इसकी जगह पे लगा देंगे हम क्षेत्रफल। अब लेते हैं हम किसका बी पॉइंट है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को नोट करते हैं ए से, बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ए बराबर लंबाई है x और चौड़ाई है y। जब दो पदों की गुणा हो जाए, दोनों चर पद हैं, तो इसका अपकलन करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। अपकलन करते हैं t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। a का अपकलन तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर, फार्मूला हम जानते हैं सूत्र, पहले आएगा x यानी प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का अपकलन t के सापेक्ष यानी प्रथम फलन, द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन यानी y, और प्रथम का अपकलन यानी x का t के सापेक्ष, डी ए अपॉन डी टी बराबर में। अब x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ अपकलन होगा डी वाई अपॉन डी टी प्लस y ऐसे ही रहेगा, x का अपकलन होगा डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ है डी ए अपॉन डी टी। अब मान लगा देंगे, सारे मान है हमारे पास, सारे मान लगा देंगे। पहले x का मान 7, डी वाई अपॉन डी टी का मान, डी वाई अपॉन डी टी का मान 4 प्लस y का मान 8, फिर डी एक्स अपॉन डी टी का मान -3, डी ए अपॉन डी टी बराबर 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस 8 तियाँ 24, डी ए अपॉन डी टी बराबर 28 में से 4 गया तो वो 28 में 24 गया तो कितना बचेगा 4। क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड हो गया नीचे, तो क्षेत्रफल जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से प्लस में आया है, तो बढ़ रहा है। अब मान लो हो सकता है कि चौड़ाई जो है 5 कर दी जाए, तो 5 के हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे इसके लिए। अब बढ़ते हैं अगले 8वें सवाल की ओर। क्या कह रहा है, एक वक्र दिया हुआ है जिसमें वाई स्क्वायर बराबर 8x पर वह बिंदु, यहाँ पर बिंदु ज्ञात करवा रहा है, याद कीजिए कि जिस पर भुज और कोटि समान दर से, यहाँ लिखा हुआ है भुज और कोटि यानी x और y समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। तो पहले यही लिख देते हैं, पहले बिंदु मान लीजिए, हम जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं, माना बिंदु x, y है जहां भुज बराबर और कोटि, जो पहला वाला मान यानी x होता है वो होता है भुज, जो बाद वाला मान होता है वो होता है y। अब यहाँ कह रहा है भुज और कोटि समान दर से परिवर्तन हो रहे हैं, यानी समान यानी बराबर है दोनों का दर, तो यहाँ लिखा हुआ दिया हुआ है गिवन, या लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है समान दर है यानी डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स की दर और वाई की दर आपस में कैसी है बराबर है, ये आपको दे रखा है, ये समीकरण 1 है, ये हमें दे रखा है कि दोनों की दरें कैसी हैं बराबर है, नहीं एक्स भुज की दर डी एक्स अपॉन डी टी और
कोटि की दर dy अपॉन dt दोनों आपस में कैसी है, बराबर। अब हमें जो वक्र दिया है उसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए वक्र क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। अवकलन हमें जो है t के सापेक्ष ही करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2y, पहले घात का होगा ध्यान रखिएगा, फिर y का होगा 2y, फिर y का होगा dy अपॉन dt बराबर 8 ऐसी रहेगा। x का अवकलन क्या होगा t के सापेक्ष dx अपॉन dt। ठीक, अब चाहे हम dx बराबर dx अपॉन dt की जगह पर dy अपॉन dt लगा दें, या dy अपॉन dt की जगह पर dx अपॉन dt लगा दें। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए पहले 2 से काट ही लीजिए, 2 चौक 8, तो y और यहाँ है dy अपॉन dt बराबर ये 4 ऐसी रहेगा। dx अपॉन dt का मान समीकरण 1 से क्या लगा देंगे हम, dy अपॉन dt लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dt, और कहाँ से मान लगाया, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से लगा दिया। ठीक, यहाँ देखिए dy अपॉन dt से dy अपॉन dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास में 4। अब ये y बराबर 4 आ गया, जो हमें वक्र दे रखा है इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, यहाँ मान लगा दीजिए y का, तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है हमारे पास में, उल्टा लिख देंगे क्योंकि हमारे पास y का मान दिया है, x का नहीं दिया, x का निकालना है। तो यहाँ हम घुमा देंगे, इसके लिए क्या घुमाएंगे, इधर 8x लिख देंगे पहले, और बराबर में लिख देंगे वाई स्क्वायर। y का मान लगा दीजिए 8x बराबर, y का मान है 4, और 4 का कर देंगे यहाँ पर वर्ग, क्योंकि वाई स्क्वायर है। 8x बराबर 4 चौक हो जाएगा 16, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, x का जो मान आया है वो आया है कितना, 2। y का मान कितना आया है, 4। तो बिंदु हमारे पास आ गया था, बिंदु x, y बराबर x का मान 2 और y का मान हो गया 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यदि आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो बता दीजिएगा आप, और YouTube से आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर धीरे लग रही है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिर भी बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि कैसी लग रही है, ताकि आगे मैं अपनी सुधार कर सकूँ स्पीड में। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां है कि किसी क्षण t पर कण की स्थिति जो है वो x बराबर दे रखी है 4t स्क्वायर माइनस के 15t प्लस के 20 मीटर से व्यक्त की गई है। इसमें शून्य समय कितना लगा है, शून्य, पर कण की स्थिति यही है। ठीक है, वेग निकालना है और त्वरण निकालना है। तो पहले हम स्थिति लिख देते हैं इसकी, कण की स्थिति, कण की स्थिति, कण की स्थिति दे रखी है हमें x बराबर 4t स्क्वायर माइनस के 15t प्लस के 20। समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि इसकी स्थिति ज्ञात करनी होगी 0 सेकंड में। तो हमें क्या करना है, वेग निकालना है। याद रखना वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। वेग dv एक बार अवकलन, अगर x है तो x का t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt। इसका मात्रक होता है मीटर, दिया है तो मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण निकालते हैं, तो त्वरण को नोट करते हैं a से। इसका मतलब होता है 2 बार अवकलन, dx स्क्वायर वो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये त्वरण होता है, यानी हमें 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन का मतलब वेग आएगा, 2 बार अवकलन का मतलब त्वरण आएगा। तो चलिए पहले अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। x का तो हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, यहाँ अवकलन करते हैं 4, ये t इधर गुणा हो जाएगी, 2 चौक 8 और t की घात 1 कम कर दीजिए, तो t की घात 2 में से 1 ही, तो 1 बचेगा, माइनस ये 15 और t का अवकलन कितना करेंगे, अगर मान लो हम 1 करते हैं और प्लस में हम यहाँ करते हैं अचर पद का 0। ठीक, तो 15 एकम 15, 1 लाइन बढ़ जाएगी। तो क्या करते हैं, ना 0 लिखते हैं ना t का अवकलन 1, 15 लिख देते हैं केवल, तो इसे हटा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे देखो इधर गुणा हो जाएगी, 2 चौक 8
टी और माइनस के 15 टी का अवकलन 1, 15 एकम 15, 20 का अचर 0, ये हटा दीजिए। इससे हमारी एक लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। अब फिर से अवकलन कर दीजिए इसका दोबारा अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। अब करते हैं, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखिए कैसे करना है। टी का अवकलन कितना होगा, 1, तो 8 एकम 8, डायरेक्ट कर दीजिए, 8 एकम 8, और माइनस के 15 अचर पद है तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। हमें क्या क्या चाहिए बेटा, त्वरण चाहिए, वेग चाहिए, लेकिन कब, शून्य समय में। ठीक है, तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय t बराबर 0 यानी 0। ठीक है, लगाने पर या रखने पर, लगाने पर। अब तीनों दिए हुए हैं, तीनों चीज लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा कण की स्थिति, तो कण की स्थिति क्या है, कण की स्थिति वो है x बराबर 4 टी की घात 2 माइनस 15 टी प्लस के 20। अब t जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लगाना है, 0। x बराबर 4 0 की घात 2, t का मान इस जगह पर, माइनस 15 और t का मान 0 प्लस 20। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 0 का स्क्वायर 0, 0 की किसी से गुणा करेंगे तो 0 यानी ओवरऑल 0 हो गया, माइनस 15 गुणा 0 से करेंगे तो कितना, 0 प्लस 20, तो x बराबर हमारे पास आया है ये 20। ठीक, और ये दिया का स्थिति काय में दे रखी है, मीटर में, वो देखो मीटर में दे रखी है तो मीटर लगा देंगे यहाँ पर, तो स्थिति हो गई 20 मीटर, यानी 0 समय पर जो है कण की स्थिति क्या थी, 20 मीटर पर था कण। अब हमें क्या चाहिए है, आगे कह रहा है वेग, तो वेग निकाल लीजिए। वेग v बराबर dx अपॉन dt, मान लगा दीजिए v बराबर dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt है 8t माइनस 15, ये है हमारे पास में dx अपॉन dt का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लगा देंगे, समीकरण 2 से। यहाँ देखिए t का मान है कितना, 0 0 लगा देंगे t की जगह पर, तो वेग v बराबर होगा 8 t का मान 0 माइनस के 15, 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 15, तो जो वेग है हमारा उसकी दर घट रही है 1 से 0 सेकंड में, और मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये तो वेग आ गया। और त्वरण हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था कि जो उसमें t बचा ही नहीं, जो मान लगाएंगे, तो समीकरण 3 से त्वरण दे रखा है हमारे लिए, तो समीकरण 3 से क्या, त्वरण a बराबर डी स्क्वायर टी और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मान लगा दीजिए। a बराबर दिया है 8, a बराबर 8 है, तो 8 ये हो गया आपका मीटर, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हमारे पास त्वरण दे दिया गया। तो हमने यहाँ कण की स्थिति भी 0 सेकंड में आ गई हमारे पास में, वेग भी आ गया हमारे पास में, त्वरण भी आ गया। अब बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, मैंने इसलिए आखिरी में लिया हुआ है, तो आप ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है एक कण, सूत्र दिया हुआ है s बराबर 2t की घात 3 माइनस के 9t की घात 2 प्लस के 12t प्लस 1 द्वारा गतिमान है, जहां s t मतलब s जो है वो t समय में विस्थापन है, यानी s दे रखा है विस्थापन। तो ज्ञात करना है क्या, 1 सेकंड पश्चात वेग और त्वरण, जैसे हमने अभी 0 सेकंड में निकाला था वेग और त्वरण, वो निकालना है। दूसरा कह रहा है वह समय जब कण रुक जाता है, कण जब रुक जाता है तो उसके समय निकालने हैं, और 2 समय आएंगे, देखो लिख भी दिया है, 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो 2 बार अवकलन करना है हमारे लिए, और फिर 1 सेकंड में वेग और त्वरण निकालना है। पहली कंडीशन ये है, s बराबर दे रखा है हमारे लिए 2t की घात 3 माइनस 9t की घात 2 प्लस 12t और प्लस में 1। ठीक है, कण की स्थिति यहाँ नहीं पूछी, वेग और त्वरण पूछा है, तो इसलिए कण की स्थिति की जरूरत भी नहीं, समीकरण 1 मान लीजिए। इसका करते हैं अवकलन हम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी।
एस का अवकलन होगा डी एस अपॉन डी टी बराबर, ये घात शुरू में आएगी 3 दूनी 6, टी की घात 1 कम हो जाएगी 2, माइनस यहाँ गुणा करेंगे 9 दूनी 18, टी की घात 1 कम हो जाएगी टी, प्लस 12, और टी का अवकलन 1 हो जाता है तो 1 12 एकम 12, अचर पद का 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं तक छोड़ दीजिए। ये हमारे पास आ गया क्या, वेग आ गया, समीकरण नंबर 2। फिर ध्यान दीजिएगा, टी का अवकलन 1, 1 की गुणा करेंगे 12 से तो 12 एकम 12 प्लस 1 का अचर पद 0, इसका एक बार अवकलन और कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ अवकलन कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 टी माइनस यहाँ 18 टी का अवकलन कितना होगा 1, तो 18 एकम 18, और प्लस अचर पद का अवकलन 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया त्वरण। समीकरण नंबर कितनी आ गई 3। तो उससे पहले कह रहा है समय कितना दिया 1 सेकंड में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगाने पर 1 सेकेंड हम लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेग। तो वेग जो होता है v, वो होता है एक बार अवकलन, क्या था हमारे पास में डी एस अपॉन डी टी, तो v बराबर डी एस अपॉन डी टी का मान पूरा लगा दीजिए यहाँ से, 6 टी की घात 2 माइनस 18 टी और प्लस के 12, ठीक। ये हो गया v। ये समीकरण मान लीजिए 4, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दूसरे सवाल में जब समय रुक जाता है तो वेग क्या होता है, अंतिम वेग हो जाता है 0, ये 0 हो जाएगा, उससे निकालेंगे। फिलहाल यहाँ टी का मान लगा दीजिए आप 6, टी का मान कितना है 1, तो यहाँ आएगा 1 की घात 2 माइनस 18, यहाँ 1 प्लस के 12, तो v बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1, 1 छंग 6 माइनस 18 एकम 18 और प्लस के हैं 12। अब देखिए यहाँ पर ये है 12 प्लस का, ये है 6 प्लस के, कितने हो गए 18, 18 में से 18 घटा देंगे तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं 0, यानी अगर समय 1 सेकंड हुआ है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मात्रक पता ही आपके लिए, वेग का मात्रक होता है मीटर, अगर दिया हुआ है तो लगा दीजिए, कुछ मात्रक तो दिया नहीं मीटर वगैरह, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे। वैसे आप मीटर प्रति सेकंड लगा सकते हैं, इसका मात्रक, ये हमारा आंसर आ गया पहले। मीटर नहीं दिया तो इकाई प्रति सेकंड। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, ये पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल हल हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट। अब आ गए हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, वह समय जब कण रुक जाता है, जब कण रुक जाता है तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाता है। अब जब 0 हो जाता है तो क्या होगा, समीकरण 4 में v बराबर 0 लगाएंगे, तो समीकरण 4 में v बराबर 0 लगाने पर, चलिए समीकरण 4 में हम 0 लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लगाते हैं। तो समीकरण 4 को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं पहले, तो इसको पहले लिख देते हैं 6 टी की घात 2 माइनस 18 टी प्लस के 12 बराबर 0। या v है तो v का मान क्या लगा दिया, डायरेक्ट 0 लगा दिया। अब इसमें देखो सब में से क्या कामन आ रहा है, 6 कामन आ रहा है, 6 कामन ले लीजिए, तो क्या आएगा टी की घात 2 माइनस 6 तियाँ 18 टी प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हो गया टी स्क्वायर माइनस के 3t और प्लस के 2 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। हम जानते हैं 2 की गुणा करोगे 3 आना चाहिए, तो हम यहाँ ले सकते हैं 2 एकम 2 बराबर 3, और इस 3 की जगह पे ले सकते हैं 2 प्लस 1 बराबर 3, ठीक। या सॉरी 2 एकम 2 आएगा, 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यानी हम इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करें तो इस माइनस के 3t को हम ले सकते हैं माइनस के 2t और माइनस का 1t।
अगर माइनस के 2t में माइनस का 1t क्या होगा, माइनस के 3t हो जाएंगे। प्लस का 2 है बराबर 0, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। माइनस के 3t को हमने तोड़ दिया, -2t -1t। तो यहाँ पर देखिए t का मान आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो 1 आएगा माइनस के साथ। तो यहाँ आया t का मान, तो 1 घात कम हो गई t, -t बाहर आ गया तो बचा कितना 2। यहाँ -1 का मान आ गया, t बचेगा अंदर, और माइनस प्लस माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, क्योंकि हमने 1 का मान लिया है तो 1 दूनी 2। यहाँ देखिए t-2 है, यहाँ भी देखो t-2 है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में आएगा t-2 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा t-1। तो t-1 आ गया बराबर में 0। तो पहला मान आया t बराबर 2, दूसरा मान आया t बराबर 1। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट, यहाँ आया t-2 बराबर 0, तो यहाँ चला जाएगा t बराबर 2। फिर दूसरा मान है हमारे पास में यहाँ सेकेंड, t-1 बराबर 0 और t बराबर हमारे पास आ गया 1, यानी दोनों समय आ गए। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में हमारा जो है वो कण रुक जाता है। ठीक, ये दूसरा आंसर आ गया हमारा कि 1 मिनट में, 1 सेकेंड में और 2 सेकेंड में कण रुक जाते हैं। अब कंडीशन आई, दोनों बार आया, रुकने के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, यानी t1 और t2 दूरी कितनी थी, ये हमारी दूरी साफ साफ लिखिए। देखिए कि s जो है वो विस्थापन को ही दूरी बोल देते हैं। ठीक है, विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, t1 और t2 का मान लगाएंगे, फिर दोनों में देखेंगे बीच में अंतर कितना है, यानी पहले सेकंड में कितनी चली, दूसरे सेकंड में कितनी चली। तो ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ हम इसको जितनी ज़रूरत है उतना रखते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। बस एक एक करके मान लगाएंगे हम। ये हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है। पहले लगाएंगे बेटा फर्स्ट, समय t बराबर 1 सेकेंड रखने पर या लगाने पर लगाइए। तो यह है आपका विस्थापन, विस्थापन को ही दूरी लिख देंगे यहाँ पर, विस्थापन, और इसी को आप ले सकते हैं दूरी। s बराबर जहाँ जहाँ t दिया है वहाँ वहाँ 1 लगाइए। देखिए 2, यहाँ t की घात 3 यानी 1 की घात 3 -9, t का मान 1, घात है 2, फिर +12, t का मान 1 +1, यहाँ लगा दीजिए। 1 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 ही रहता है तो 2 की गुणा कर दी डायरेक्ट, 2 एकम 2, माइनस 1 की घात 2 1 ही रहता है, 9 एकम 9, प्लस 12 एकम 12 और प्लस में 1। अब यहाँ जोड़ देंगे, देखो 1 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया 13, 13 में 2 जोड़ो कितना हो गया 15, यहाँ 15 आ गया। ये है माइनस के 9, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास में 6। ये तो हो गया 6 मीटर में दिया है या किस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सेंटीमीटर, मीटर या इकाई लिख दीजिए। तो ये इकाई हो गई दूरी, ये पहली दूरी है। इसे अगर हम मान लें S1 ले लीजिए तो S1, ठीक, ये S1 दूरी होगी हमारी। अब हमारे पास कितना मान है, अब हमारे पास लगाना है कितना, 2 लगाना है। इसे इरेज कर दीजिए। यहाँ लगाते हैं सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड लगाने पर लगा दीजिए। क्या है दूरी या विस्थापन, विस्थापन या दूरी S बराबर 2t की घात 3 -9t की घात 2 प्लस 12t और प्लस 1। अब यहाँ लगाना है हमें 2 मान, 2 लगा दीजिए। तो 2 और t का मान है 2 की घात 3 -9, t का मान 2 की घात 2, यहाँ भी 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, प्लस 12, यहाँ t का मान है 2 और ये आ गया प्लस में 1। तो S बराबर देखिए, यहाँ गुणा करते हैं 2 की घात 3 यानी 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा जो हो जाएगी 2 से हो जाएगी, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस यहाँ देखिए 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 4 नेम 36, फिर प्लस 12 दूनी 24 और प्लस का 1। अब यहाँ जोड़ते हैं, देखिए ये है 16 और ये है 24, 16 और 24 कितने होगा 40,
40 और 1 कितने हो गए आपके 41, और माइनस में कितने हैं 36। अब यहाँ देखिए 41 में 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, ये 5 इकाई है। अब बताइए 1 सेकंड में कितना 6 और दूसरे सेकंड में कितना 5, यानी ये दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई है, इन दोनों के बीच की दूरी आई है 1 इकाई। कितनी आई है 1 इकाई। तो साफ साफ है 2 बराबर रुकने के स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 6 में से ये 2 मान लीजिए S2 ठीक है, तो 6 और यहाँ 5, तो इसका अंतर हो गया ये, तो यहाँ लिख देंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर S1 माइनस S2, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 5, यानी 1 इकाई बीच की दूरी है इनके। और ये हमारा तीनों सवाल हो गए। इसी के साथ आप सभी लोगों को हृदय धन्यवाद है।